अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ डॉक्टर खान बहादुर। आप मुझे लाइव सुन रही हैं और मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट वो मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू सुन सकते हैं और वीडियो और लेक्चर देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है स्टैटिस्टिक्स बाय खान। आज हम पढ़ेंगे रेंज इन केस ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सही है? हाँ, पिछले लेक्चर में हमने रेंज पढ़ा था इंडिविजुअल डेटा के लिए। आज हम पढ़ेंगे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो इन दोनों केसेस में रेंज निहायत ही आसान मेजर है। किस चीज़ का? डिस्पर्शन का, दोनों केसेस में। तो चलो मैं वो एग्जांपल ले लेता हूँ आपकी बुक से और आपको बता देता हूँ कि डिस्क्रीट केस में अगर हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो या डिस्क्रीट डेटा सेट हो और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो इन दोनों केसेस में हम रेंज किस तरह फाइंड करेंगे। सही है? सो लेट्स स्टार्ट। तो ये वेरिएबल x है, वेरिएबल x की वैल्यूज हैं, these are the discrete values of the variable x and we have the corresponding frequencies. So the frequencies are, so this is the data set, this is our discrete frequency distribution. सही है? तो अगर हम रेंज फाइंड करना चाह रहे हैं तो रेंज वाला वही फार्मूला हम लगाएंगे। व्हाट द फार्मूला वाज? द फार्मूला फॉर द रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम नंबर, वो वाला कल वाला अगर लिख देते हैं तो फिर हम XL लिखेंगे, द लार्जेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, XL एंड XS। सही है? समझ आई बात? हमने आपको बताया ना अभी लेक्चर के स्टार्ट में कि डिस्क्रीट केस में और कंटिन्यूस केस में रेंज फाइंड करना निहायत आसान है। क्यों? इधर देख, इधर द लार्जेस्ट वैल्यू इज 18, this is the largest value, so this is 18 and the smallest value is 10, so this is 10, so resultantly the range will become 8, so 8 is the range. सही है? all data already order में है, so this is the smallest observation and this is the largest observation. In computation of range, in case of frequency distribution, that might be discrete frequency distribution or continuous frequency distribution. There is no role or no use of the frequencies at all. सही है? फ्रीक्वेंसी का कोई यूज नहीं है, इस्तेमाल नहीं है। सही है? हम क्या यूज करना है? वेरिएबल की जो वैल्यूज है वही यूज करने हैं, तादाद नहीं है। इस हर वैल्यू का तादाद है। We have to find range, so we don't have any deal with the frequencies. सही है? So this was the case of discrete frequency distribution. अभी कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का केस करते हैं, उसमें भी यही आसान काम है। ये आपके बुक से दूसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूं। क्लासेस, दीज आर द क्लासेस। सही है? एंड द फ्रीक्वेंसीज आर, तो दिस इज द कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इस केस में हमने रेंज फाइंड करना है तो वही। अब अभी मुझे बताओ इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 60 से लेकर ओवर 74 तक ये ऑब्जर्वेशन है। सही है? ये इसका क्या मतलब है कि 60 से लेकर 62 तक इस क्लास में 5 ऑब्जर्वेशन आए हैं, 63 से लेकर 65 तक 18 ऑब्जर्वेशंस आए हैं और इस तरह 66 से 68 तक ये 42 ऑब्जर्वेशंस आए हैं। सही है? ऑब्जर्वेशंस का रेंज कौन सा? यही है, इधर से लेकर इधर तक। सही है? अगर हमने इधर रेंज फाइंड करना है तो फिर क्या करना है? चलो इसकी जगह मैं जरा दूसरा लिख देता हूं। ये भी आ सकता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ये दोनों अगर ये फार्मूला लिख देते हैं और ये लिख देते हैं कोई मसला नहीं है। इस तरह नहीं है कि आपके ज़हन में आ जाए कि डिस्क्रीट केस के लिए हम ये यूज करते हैं और कंटिन्यूस के लिए ये यूज करते हैं। इस तरह नहीं है। दोनों के लिए ये भी यूज कर सकते हैं और दोनों के लिए ये भी यूज कर सकती है, इंडिविजुअल के लिए भी यूज कर सकते हैं। सही है? लेकिन ये बहुत सारे आते हैं ना लिटरेचर में, आप देखेंगे किसी दूसरी बुक में, किसी दूसरे सोर्स से, तो आपको इस तरह भी कभी कभार मिल जाएगा फार्मूला। तो ऐसा ना हो कि फिर आप कंफ्यूज हो, इसलिए मैंने ये वाला फार्मूला लिख दिया। सही है? अच्छा, तो अभी इसके लिए मैक्सिमम के लिए क्या करना है? मैक्सिमम ये है, दिस 74 इज द मैक्सिमम। समझ आई बात? 74 एंड दिस 60 इज द मिनिमम। सही है? सो दिस इज द range. Now if we do the subtraction, so we will get what? 14. So range will be 14. So this is the range in case of continuous frequency distribution or continuous group data.
और कंटिन्यूस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सही है, तो दोनों केसेस में बहुत आसान है, ठीक है। हाँ, अभी कौन से मेजर्स है, दीज और एब्सोल्यूट मेजर्स, सही है। अगर हमने इस रेंज का कोफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करना है तो वही कल वाली काम है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज किस तरह जाएगा, यही 18 minus 10, 18 plus 10, so this will give us 8 over 28, so this is the coefficient of range। और इस केस में कोफिशिएंट ऑफ रेंज कौन सा होगा, दिस इज द रिलेटिव मेजर, सही है। और इस तरह इधर कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या आ जाएगा, मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइड बाय मैक्सिमम प्लस मिनिमम, यही सही है। तो अगर इधर हम न्यूमेरिकल नंबर्स पुट करते हैं तो क्या बन जाता है, दिस विल 74 माइनस 60 एंड 74 प्लस 60, सही है। ये देगा 14, सही है। और ये क्या देगा 134, so this will give us, so this is what, this is relative measure, this is relative measure, and this is absolute measure, and this is absolute measure, this is the relative measure of range, सही है। this one, this is the absolute measure of range, सही है। and all of them are the measures of dispersion, सही है, समझ आई बात। तो ये बहुत आसान तरीका है कोफिशिएंट ऑफ रेंज और रेंज फाइंड करने के लिए इन केस ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इन कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हो गया, एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन? ओके, थैंक यू सो मच।